एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं द गेस्ट पेपर फॉर द क्लास 12। ऐसा गेस्ट पेपर मैं ऑलरेडी आपको एक बार लाइव में करा चुकी हूँ। ये दूसरा गेस्ट पेपर मैं आज आपको कराने वाली हूँ। एंड प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द सीबीएसई सैम्पल पेपर, क्योंकि ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर नहीं है। ये सीबीएसई के लिए मैंने आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर बनाया, जिसको आपको देखना है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मेरा जो टारगेट है बोर्ड्स वालों के लिए वो 5000 क्वेश्चन है। मैं 5000 क्वेश्चन आपको करा के भेजूंगी। अब चाहे सैम्पल पेपर हो, चाहे टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100, जो भी है मैं आपको करा के भेजूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का नाम आप जानते ही हैं, नीचे लिंक लगी हो, और टेलीग्राम चैनल का नाम है शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, जिसमें मैं ब्लेजर पहन के खड़ी हूँ। तो मेक श्योर कि उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता ही है कि आपकी जो पेपर आपका जो पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। एन इनफर्टाइल कपल वाज एडवाइज्ड अंडरगो द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक बाय द डॉक्टर। दे ऑप्ट फॉर द intrauterine injection, which is the IUI. Out of the option given below, select the correct for the chosen process. For the chosen process. अब आपको इसमें करना है भाई, जल्दी से बता दो क्या क्या होगा, फटाफट से ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। तो क्या करना होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है ना, सीमेन लो, आपके मेल से आर्टिफिशियली कलेक्ट करो और सीधा यूट्रस में डाल दो, ठीक है। तो क्या होता है, एम्ब्रियो विथ मोर देन ना, इसमें एम्ब्रियो का है ही नहीं है। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का इम्प्लांटेशन हम किस में करते हैं, बोलो किस में करते हैं? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का वो ये हम करते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में। ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, ठीक है। सीमेन कलेक्टर फ्रॉम द डोनर ऑन द हस्बैंड एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस, ठीक है, आर्टिफिशियली। यहाँ पर ये भी टर्म मैं लिख देती हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, है ना, तो आर्टिफिशियली आप सीमेन को इंजेक्ट कर रहे हो फीमेल बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो, ये क्या है बच्चों, आपको बताना है ना। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, ये सब आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सवाल है ये, है ना। तो देखो, एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ओके, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब देखो क्या है भाई, अब एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहता है, वो क्या है बच्चों, वीट। वीट जो होता है ये आपका एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है। मेज भी होता है, मेज का डायग्राम भी दिया हुआ है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन है बच्चों, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है आपका पी। पी जो होता है इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, इसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। ट्रू फ्रूट कौन है, मैंगो, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट क्या है, कैश्यू। स्ट्रॉबेरी, एप्पल और कैश्यू ये आपके फॉल्स फ्रूट होते हैं, जो कि थैलेमस से डेवलप होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय, बताइए। रिलेशनशिप बिटवीन द जीन एंड डीएनए किससे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, बताइए जल्दी से, है ना। तो हम अंडरस्टूड कर सकते हैं म्यूटेशन से। म्यूटेशन से जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीन एंड डीएनए है, ये बेस्ट अंडरस्टूड किया जा सकता है, क्योंकि हम ये कहते हैं जीन म्यूटेशन, तो जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, तो उसमें भी म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द डार्विन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्यों हुआ था, बताइए। इंट्रास्पेसिफिक ट्रांसफर, इंटरस्पेसिफिक ट्रांसफर बोल रही हूँ, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर इंटरफेयरिंग स्पीशीज, बताइए क्यों हुआ था बेटा, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ डार्विन के हिसाब से। हेवीली ब्लीडिंग एंड ब्रूज रोड एक्सीडेंट विक्टिम वाज गिवन एन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द टिटनेस, ठीक है। अब टिटनेस का जो हम दे रहे हैं इम्यूनिटी, इसमें हम क्या देते हैं और ये किस टाइप की इम्यूनिटी होती है बच्चों। तो जो टिटनेस का इंजेक्शन है उसमें क्या दिया गया पेशेंट को बच्चों, टिटनेस में जो इंजेक्शन दिया गया वो है आपकी एंटीबॉडीज़। ये परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं, ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब हमने पहले ही बना रखी थी और पेशेंट को हमने दे दी। ये एक प्रकार की पैसिव इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट इज टर्निंग ऑफ द लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रे में हो गया, ब्लूइश सिम्टम हो गया, उसको क्या हो गया बेटा, निमोनिया हो गया है। अगर आपका ब्लू कलर हो जाता है लिप्स और नाखूनों का, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि एल्विलाई जो है उसमें आपका बलगम भर गया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन सही नहीं हो पा रहा है और आपका जो ऑक्सीजन है वो सही नहीं पहुंचेगा, तो आपका जो लिप्स होता है और जो नाखून होते हैं वो ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है ना, हाँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल गिवन बिलो कंसिडर इन्फ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम किस प्रकार का वाटर सैंपल भेजते हैं। चलिए भाई जल्दी से बता दीजिए क्या भेजते हैं। तो सबसे पहले हम ये भेजते हैं एरोबिक माइक्रोब्स, उसमें क्या होते हैं, ठीक है ना, कौन सा, कंसिडर विल बी इफ्लुएंट ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इफ्लुएंट, ठीक है, इफ्लुएंट ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें एरोबिक माइक्रोब्स कम होंगे और बीओडी लेवल ऑफ भी कम होगा। इसका मतलब क्या है, इफ्लुएंट जो बाहर निकल रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद। इफ्लुएंट क्या होता है, जो बाहर निकले, ई से एग्जिट होता है, ई से एग्जिट। तो इफ्लुएंट मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जब हम पानी को बाहर भेजते हैं तो उसमें क्या कम हो जाता है, बीओडी कम हो जाती है और साथ में एरोबिक माइक्रोब्स भी कम हो जाते हैं। डन, बोलो जल्दी से, समझ में आई, क्योंकि एरोबिक माइक्रोब्स ने अपना काम खत्म कर दिया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, इसलिए अब उनका नंबर कम हो गया है, उन्होंने पूरा वेस्ट डाइजेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द माइक्रोब, वो भी कम हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फिगर ये दिया गया है, ये है आपका, है ना, PBR 322 का डायग्राम है ये। ठीक है, जल्दी से देखो, इधर आ जाओ फटाफट से। ठीक है, PBR 322 का ऐसे क्वेश्चन करा भी चुकी हूँ मैं। अब फॉरेन DNA अगर PVU, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुकी हूँ आप लोगों को, PVU1 में लाइगेट कर दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद किसी, है ना, अगर इस, जैसे मान लो हमने PVU1 को काटा और अपना DNA यहाँ पे लाइगेट कर दिया, अब इस ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर डाला, उस बैक्टीरिया को हमने एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में उगाया, टेट्रासाइक्लिन में और एम्पिसिलिन में। अब आपको ये बताना है ना, कि क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो देखो ध्यान से, आपने एम्पिसिलिन का जीन काट के अपना जीन घुसाया, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन साइट है PVU1 की, है ना, वो एम्पिसिलिन के अंदर है। रिस्ट्रिक्शन मतलब जहाँ पर ये एंजाइम कट लगाता है, वो साइट जो है वो कहाँ पर है, एम्पिसिलिन जीन के अंदर है। कैसे समझाओ, जैसे मान लो एम्पिसिलिन के लिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के लिए हमारे पास 50 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, जिसमें से 5 बेस पेयर जो है उसका सीक्वेंस मैच करता है PVU1 से। तो हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर 2 ऐसी सीक्वेंस हैं जो कोड करते हैं PVU1 और PST1 को। मतलब इन एंजाइम्स की, मतलब ये जो साइट्स होती हैं ये कट हो जाएंगी इन एंजाइम से। तो ये सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इनको यहाँ पे कट लगा देगा। तो ये सीक्वेंस किसके अंदर पाया गया, एक दूसरे सीक्वेंस के अंदर, जिसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का सीक्वेंस। क्लियर। अब हमने वहाँ पर काटा और एम्पिसिलिन के काट के और हमने अपना जीन ठूस दिया। इसका मतलब ये कि ये प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया के अंदर होगा, एम्पिसिलिन जो है उससे ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन से बचाने के लिए उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अच्छा होना चाहिए था, पर हमने काट के अपना जीन ठूस दिया ना बेटा। तो अब क्या होगा, अब एम्पिसिलिन में ग्रोथ इस बैक्टीरिया की नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है नहीं मिला और एंटीबायोटिक ने उसे मार दिया। तो क्या होगा बच्चों, एम्पिसिलिन में उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी और टेट्रासाइक्लिन में होगी। तो टेट्रासाइक्लिन में होगी और एम्पिसिलिन में नहीं होगी। इज दिस क्लियर टू यू? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो आपने काटा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बच्चों, है ना। बायोलॉजिस्ट स्टडी द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स, ही फाउंड दैट द एवरेज नेटालिटी वाज 250, एवरेज मोर्टालिटी वाज 240, ठीक है, माइग्रेशन 20 एंड ई माइग्रेशन इज 30। तो नेट इंक्रीज आपको बताना है क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ नेट इंक्रीज क्या होगा, बताइए नेट इंक्रीज, बताइए क्या होगा, बोलो 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 बोलो। इसका फॉर्मूला बताइए, आप लोगों को पढ़ाया मैंने, बोलो जल्दी भाई, तुम लोग क्या सोते रहते हो क्या बेटस, बेटस जल्दी बताओ, बोलो बोलो जल्दी बताओ। फॉर्मूला पढ़ाया है इसका, वन शॉट देखा आप लोगों ने, बोलिए क्या आप लोगों ने इसका वन शॉट देखा है बोलो बोलिए। तो देखिए क्या हुआ, ध्यान सुनिए। एक बायोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने रैट की पॉपुलेशन पे अध्ययन किया, ठीक है, जिसमें से बर्थ रेट क्या है, बोलो बर्थ रेट क्या है बच्चों, बर्थ रेट यहीं से समझ जाओगे तुम, बर्थ रेट क्या है 250। फॉर्मूला आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, कृपया करके जाइए और वन शॉट इसका सॉल्व करिए, है ना। पढ़ा रखा है या नहीं पढ़ा रखा है, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है, कैसे पढ़ा रखा है बताओ। तो क्या पढ़ाया था, नेशनैलिटी प्लस बर्थ रेट को माइनस करना है डेथ रेट, या नेशनैलिटी और इम माइग्रेशन को प्लस करके माइनस करना है डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन से।
अब नेटैलिटी कितनी है बच्चों, 250 है ना, इमाइग्रेशन कितना है 20, ठीक है, ये हुआ, माइनस करना है डेथ कितनी है 240 और ई माइग्रेशन कितना है 30, यही है ना, ठीक है। अब ये कितना हो गया 270 है ना, और ये भी कितना हो गया 270, तो ये ज़ीरो आया, आंसर नहीं आया। तो ये आपको करना आना चाहिए, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको नेटैलिटी इमाइग्रेशन को प्लस करके माइनस करना है डेथ रेट और ई माइग्रेशन से। ई माइग्रेशन मतलब बाहर भाग गया और डेथ मतलब मर गया। इतना आपको मिला था पॉपुलेशन, पर इतने कम हो गए, तो कितना हुआ आपको इंक्रीज, कितना हुआ, ज़ीरो हुआ, क्योंकि जितने फ़ायदे में हुआ उतना घाटा भी हो गया। स्पीशीज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन, ध्यान से सुनिए भाई, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, चलो बातचीत नहीं करेंगे कोई भी। अब ध्यान से सुनिएगा, स्पीशीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व द मैकेनिज्म दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रैदर देन एक्सक्लूजन। वन सच मैकेनिज्म क्या है बच्चों, वन सच मैकेनिज्म इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग। अगर मान लीजिए को एग्जिस्टेंस करना है और एक ही चीज़ पे आप वो कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, तो क्या करो, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लो। वार्बलर बर्ड का एग्जाम्पल है। कैलकुलेट करना है एनर्जी कंटेंट, बायोमास और नंबर, है ना, ऑल द ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल, टेकिंग पिरामिड इनटू द अकाउंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको ये बताना है बायोमास का पिरामिड कैसा होता है और पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है। चलो भाई शुरू हो जाओ, पिरामिड बताओ, बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, अपराइट होता है, और आपके पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन समझ में आया, बायोमास का पिरामिड समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी से। बायोमास का पिरामिड समझ में आया। वेट ऑब्वियसली जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है उनका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। पर यहाँ पर आप मेरी बात सुनो, जब भी हम बात करते हैं बायोमास का पिरामिड इनटू द एक्वेटिक, तो कहानी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वेल का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स, तो वो उल्टा हो जाता है। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे पूछा गया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। जब भी हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, इसका मतलब जो पेड़ है उसका वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बर्ड्स, पेड़ों का वेट ज़्यादा है, उनका बायोमास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बर्ड्स। जब यहीं पर आप बात करते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट की, तो आपका बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है, क्योंकि आप ये याद रखिएगा कि जो आपकी वो होती है वेल मछली या कोई मछली, उनका वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्लियर है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से। हिमालयन रीजन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वाइल्ड लाइफ, सफारी पार्क्स, बताओ यहाँ से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है XC2 कंजर्वेशन क्या है। XC2 कंजर्वेशन, आप ऑर्गेनिज्म को कहीं और ले जाकर सेव कर रहे हो, जैसे सफारी, नेशनल पार्क, तो ठीक है, नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, एक्चुअली वो XC2 कंजर्वेशन नहीं कहलाएगा, है ना। जूज XC2 कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन XC2 कंजर्वेशन, ठीक है। एसर्शन रीजन, ठीक है। अब चलो आ जाओ एसर्शन रीजन। एपोमिक्सिस, द प्लांट ऑफ न्यू जेनेटिक सीक्वेंस आर प्रोड्यूस। बताओ एपोमिक्सिस में क्या हमें न्यू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंशन मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता, क्योंकि एपोमिक्सिस क्या है, अ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आप सीड बना दे रहे हैं किसी और सेल से जाइगोट के अलावा, ठीक है। एपोमिक्सिस टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम जेनेटिक सीक्वेंस मीट, यस हो सकता है। तो एसर्शन गलत है, रीजन राइट है। क्या है भाई इसका, डी है। सो द राइट आंसर इज डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सम जीन्स टेंड टू पास टुगेदर फ्रॉम वन टू अनदर। हाँ, लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो एक साथ पास कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, बिकॉज जीन्स आर लोकेटेड अवे, फार अवे नहीं, रीजन रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, एसर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है, ठीक है। एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, ये क्या है भाई देख लो, एसर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, एसर्शन ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेनी क्रॉप्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद द फॉरेन जीन्स टू मेक द टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप बहुत सारी क्रॉप्स में फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो टॉलरेट हो सके, डिफरेंट विपरीत परिस्थितियों उसमें खड़ी रह सके, इसलिए आप उसमें जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज जीनोम ऑफ मेनी प्लांट मैनिपुलेटेड ऑल्टर्ड बाय द कंबाइनिंग देम विद द अदर जीन्स टू डिजायर्ड रेट, यस, ठीक है। बिकॉज सही है, आप ऊपर क्यों फॉरेन कर रहे हो, ताकि आप उससे बचा सको, और बिकॉज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें अपना डिजायर्ड रेट मिल सके। तो इसका आंसर ए होगा। एसर्शन राइट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ये पाई चार्ट है जो आपके जो है इसमें दिया गया है। अब आपको ये बताना है, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन टेम्परेट, यस, बिकॉज ट्रॉपिकल रीजन, यस बिल्कुल
यस बिल्कुल सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ट्रॉपिकल में हमेशा ही बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो कभी नहीं बदलता, बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, तो यही तो रीज़न दिया है। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, सेक्शन ए इज कंप्लीट, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन थे। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, अब इसमें आपको बताना है व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज वीपिंग ऑफ यूट्रस। वीपिंग का मतलब होता है रोना, जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है उसको वीपिंग ऑफ यूट्रस क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय पर जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है वो शेड आउट होकर बाहर हो रही होती है, और एंडोमेट्रियम बहुत तेज़ी से ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल रही होती है क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं लास्ट 14 दिन में, बहुत वैस्कुलर हो जाती है, बहुत स्पॉन्जी हो जाती है, और जब वो निकलता है, ब्लड फ्लो होता है तो धड़धड़ा के निकलता है, फ्लो के फॉर्म में निकलता है, तो इसे कहते हैं वीपिंग ऑफ यूट्रस। व्हेन डज ओव्यूलेशन अकर, ठीक है, आपके जो साइकिल है, मान लीजिए 1 से 28 डेज का साइकिल है, तो जो 14th डे है उसे हम डे ऑफ ओव्यूलेशन मानते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरॉन। जब आपकी ग्राफियन फॉलिकल फाड़ कर ओवा को फेलोपियन ट्यूब को देती है तो बचा हुआ स्ट्रक्चर जो है ग्राफियन फॉलिकल वाला ओवरी में उसे हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, और वो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन निकालती है ताकि वो प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाए, ठीक है। अब 2 पी प्लांट के बीच में क्रॉस लगाया गया, ठीक है, और उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे हाइट में, ठीक है। रिजल्ट ऑफ द क्रॉस शोड द 50% पेरेंटल कैरेक्टर, वर्क आउट द क्रॉस विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, जो हमने क्लास 10th में कर रखा है, ठीक है। Next is a patient shows the symptom of sustained high fever, stomach pain, constipation, but no blood clot in the stool. Name the disease in the pathogen and write the diagnostic test for the disease. बताओ जल्दी से उसको क्या हो गया, हाई फीवर, स्टमक पेन एंड द कॉन्स्टिपेशन। ये जो बीमारी है इसे हम कहते हैं बच्चों क्या, टाइफॉइड। टाइफॉइड में आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको पेट में दर्द होता है, आपको वॉमिटिंग से ज़्यादा आपको फीवर होगा, सस्टेन्ड हाई फीवर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा, मतलब 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इसके लिए जो डिटेक्शन टेस्ट है वो है विडाल, और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। अब ये किस टाइप का, ये है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ये किस पर्पस के लिए होता है, किसी भी चीज़ का अगर हमें बहुत हाई प्रोडक्शन करना है, हमें किसी बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा उगाना है, उस बैक्टीरिया के अंदर मेरा डिज़ायर जीन पनप रहा है, तो मुझे बहुत सारा प्रोडक्शन चाहिए, तो इसलिए मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कोई किसी भी मतलब मान लो मुझे इंसुलिन का जीन जो है बहुत ज़्यादा उगाना है, मुझे तो मुझे बहुत सारे बैक्टीरिया चाहिए जिसके अंदर इंसुलिन का जीन पनप रहा है, तो बेटा मुझे बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए तो मुझे बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं कि घर का कटोरे में हो जाएगा, आपको बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिएक्टर लेना पड़ेगा बच्चों। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी हमें किसी प्रोडक्ट का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है किसी लिविंग सेल के अंदर, भाई मेरे इंसुलिन का जीन किसके अंदर पनप रहा है, बैक्टीरिया के अंदर पनप रहा है, तो मुझे बहुत सारे बैक्टीरिया उगाने हैं, फिर बैक्टीरिया को मार के मैं जीन बाहर निकाल लूँगी। तो मुझे इस लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए मुझे ये चाहिए होता है। क्या क्या कंपोनेंट है देखो, इसके अंदर स्टीरर होता है, ठीक है, इसके अंदर जो कर्व होता है, कर्व्ड इसका बेस होता है, इसके अंदर पीएच एंड टेम्परेचर कंट्रोलर होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये इम्पेलर होते हैं जो कंटिन्यूसली मीडियम को मिक्स करते रहते हैं ताकि एनारोबिक कंडीशन ना जनरेट हो, है ना। डन, यही चीज़ें इसमें लिखी होंगी। तो क्या क्या है, एजिटेटर जो कि घुमाता रहे, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम। फोम कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, झाग नहीं बनने देता, क्योंकि जहाँ झाग बनेगी वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, और सैम्पलिंग का पोर्ट आने जाने के लिए, ठीक है। अब ये है, मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या है बच्चों बताओ, ये क्या है, बायोमास का पिरामिड है। दिस इज द बायोमास का पिरामिड। बायोमास का पिरामिड है जो हमेशा उल्टा बनता है। बायोमास का पिरामिड का मतलब ये है, ये उल्टा का मतलब देखो, हमेशा जो ट्रॉफिक लेवल 1 होता है वो हमेशा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट ही रहेंगे। तो जो पानी होता है उसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का नंबर मान लो यहाँ पर 10 है। ओह ये क्या हुआ बच्चों, ठीक है, तो मान लो यहाँ 10 है तो ये 100 होगा, तो ये 1000 होगा, तो ये 10,000 होगा, ठीक है। तो ये मान लो 10,000 किलोग्राम है, ये 1,000 किलोग्राम है, ये 100 किलोग्राम है, और ये 10 किलोग्राम है, समझे। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का जो वेट होता है वो सबसे कम होता है। फिर जैसे ये फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेज एंड लार्ज फिशेज, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर, यही ये बोल रहा है। ओके, द गिवन पिरामिड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड, इट इज द पिरामिड इन द ट्री एंड द पिरामिड ऑफ बायोमास, है ना। तो किसका इन्वर्टेड बनता है, 2 लोगों का बनता है। एक है अगर आप ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड बनता है ट्री का, और अगर आप एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वर्टेड पिरामिड बनता है किसका, पॉन्ड का। ट्री का मतलब ये है आप ट्री का पिरामिड निकालो। अब तुम अगर देखोगे तो बायोमास में, ध्यान से सुनना, अगर आप देखो क्या है, इधर आ जाओ, इधर आओ,
ठीक है. The given pyramid is the inverted ecological pyramid. The pyramid of number in a tree ecosystem and the pyramid of biomass in a pond ecosystem are also inverted. जैसे कि अगर मैं बात करूँ बायोमास की, ठीक है, तो एक ट्री में, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री, ओके, तो नंबर का जो पिरामिड है ट्री का वो भी उल्टा बनता है, क्योंकि अगर एक ट्री का नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड नहीं, ये नंबर होना चाहिए, है ना, हाँ ये लिखा हुआ है जो नंबर का पिरामिड. देखो जैसे एक ट्री है ना, तो ट्री तो एक ही है, उसके ऊपर उससे ज़्यादा बर्ड्स होंगी, ठीक है, ग्रास ऑपर होगा, ग्रास ऑपर से ज़्यादा बर्ड्स होंगी, तो ट्री का नंबर कितना है, 1 है. ग्रास ऑपर का नंबर कितना है, 10 है. ऐसे ही बर्ड का नंबर कितना है भैया, 100 है. तो नंबर का पिरामिड जो है वो ट्री का उल्टा बनता है और पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है वो भी उल्टा बनता है. ठीक है, डन, समझ में आई बात. और हमेशा याद रखिएगा कि जो बेस होता है उसमें हमेशा प्रोड्यूसर होगा और जो एपेक्स होता है उसमें हमेशा कंज्यूमर होगा. डन, ठीक है. पिरामिड ऑफ सी इकोसिस्टम इन्वर्टेड वेयर द पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम अपराइट होता है. ठीक है, चलो, तो ये मैंने कई बार समझा दी. अब सेक्शन सी में आइए, एक्सप्लेन करना है फिम्बरी, बल्बो इर्थरल ग्लैंड क्या होती है, फिम्बरी क्या होती है, सर्विक्स क्या होता है. ठीक है, बल्बो इर्थरल ग्लैंड क्या होती है, ये बल्बो इर्थरल ग्लैंड, इसको हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि मेल पेनिस जब होता है, जब आपकी इजैकुलेटरी डक्ट निकलती है उसके और यूरेथ्रा में खुलती है, तो जस्ट पेनिस के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहाँ ये ग्लैंड होती है, इसको कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं. ये क्या निकालती है बेटा, एल्कलाइन फ्लूइड निकालती है, जिससे जब पेनिस इंसर्ट हो वेजाइना में तो ईजिली हो, है ना, ल्यूब्रिकेशन बना रहे. नेक्स्ट क्या है, फिम्बरी, जो फेलोपियन ट्यूब का एंड होता है, इसमें आप डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छा है. इसमें ना ये फिम्बरी होता है. फिम्बरी क्या है, आजा मेरे पास बुझा दो तेरी प्यास. तो ये जो फिम्बरी होता है बेटा, ये ओवा कलेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि ओवा लंगड़ा है, ओवे के पास हाथ पैर नहीं है, तो ओवरी जब ओवा निकालती है तो उसको कलेक्ट करने का काम जो होता है वो फिम्बरी का होता है. सर्विक्स का काम क्या होता है, सर्विक्स का काम ये होता है कि भाई स्पर्म को लेना, बच्चे को डिलीवर करना, यही सब इसके काम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द, अच्छा ये बर्थ कैनाल भी बनाती है, वेजाइना, सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल, ये तीनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है, मतलब बच्चे को डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है, एक्सप्लेन द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप बाय द फॉलोइंग प्लांट्स इन ऑर्डर टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन. चलो भाई, कैसे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं, ये बात पूछ रहा है. चलो भाई बताओ भाई, कैसे रोकोगे सेल्फ पॉलिनेशन, जल्दी से बताओ, बोलो. अब एक एक करके शुरू करते हैं. जैसे पपाया में अगर आप देखो तो इसमें मेल और फीमेल प्लांट ना अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो इन पपाया बोथ ऑटोगैमी एंड जाइटोनोगैमी इज प्रिवेंटेड. क्योंकि इनमें प्लांट ही अलग है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो भाई इसमें जेनोगैमी ही होगी, क्योंकि अलग है तो इसमें होगा ही नहीं, तो प्रिवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट पपाया में अलग ही होते हैं. उसके बाद कैस्टर. ठीक है, अब देखो डाइक्लिनी से हम लोग कैस्टर में जो है सेल्फ पॉलिनेशन रोक सकते हैं. ठीक है, कैसे, बोलो. इट इज़ प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन द प्लांट दैट प्रिवेंट द ऑटोगैमी. इनके पास क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मतलब कैस्टर जो है उसमें फ्लावर मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो ऑटोगैमी होने का कोई चांस नहीं है. इसमें जाइटोनोगैमी हो सकती है और जेनोगैमी हो सकती है. डन, बोलो, समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी से बताओ, बोलो, समझ में आया. ठीक है, डन. उसके बाद आता है सनफ्लावर में हम क्या कहते हैं, डाइकोगैमी कर सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें हम क्या करो भाई, इसमें क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही में होते हैं, पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बताओ, इनका डेवलपमेंट अलग अलग कर दो भाई, एक को देर में डेवलप करो, एक को जल्दी डेवलप कर दो. ठीक है, उसके बाद ये है, अब आपको ये बताना है कि मेल हेट्रोगैमिटी एंड फीमेल हेट्रोगैमिटी. तो ये जो होता है ये है ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन, ये एक इंसेक्ट का सेक्स डिटर्मिनेशन है. ठीक है, और ये बर्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन है, और वो आपके में नहीं है सिलेबस में. ठीक है, तो मेल एंड फीमेल हेट्रोगैमिटी क्या होती है, अगर मेल में डिफरेंट टाइप के गैमिट बन रहा है तो इट इज़ मेल हेट्रोगैमिटी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ड्रोसोफिला. अगर फीमेल में अलग बन रहे हैं तो फीमेल हेट्रोगैमिटी, ये किस में पाया जाता है, बर्ड्स में. ड्रॉ द डायग्राम कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड का डायग्राम ड्रॉ करना, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ. और मेल डाइगैमिटी क्या होती है, आइए समझते हैं. मेल हेट्रोगैमिटी क्या होती है, ह्यूमन मेल्स हैविंग द XY क्रोमोसोम, कुछ इंसेक्ट्स में एक्सो होता है, वो भी हेट्रोगैमिटी है. ड्रोसोफिला क्या होते हैं, मेल हेट्रोगैमिटी होते हैं.
फीमेल हेट्रोगैमेटी आपको बर्ड्स में दिखाई देगी, हमको बर्ड्स ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्या है, ये आपकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है कि आप बर्ड्स में कैसे हेट्रोगैमेटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मेल में सेम, इसमें ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस केस ऑफ मेल, अच्छा डाइगैमेटी क्या होती है समझ लो। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, ठीक है, टाइप्स ऑफ गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें टोटल स्पर्म के पास 50% के पास एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% के पास वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इस कंडीशन को मेल डाइगैमेटी कहते हैं क्योंकि मेल 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन होमो इरेक्टस एंड होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस स्टूल बनाते थे, है ना, होमो हैबिलिस स्टूल बनाते थे और शाकाहारी थे, ये मांसाहारी था इरेक्टस, ठीक है। तो होमो हैबिलिस क्या था, ब्रेन कैपेसिटी इतनी थी, है ना, ये थोड़ा सा पुराना था। इरेक्टस का ज़्यादा होता है, 900 cc होता है। ये वेजिटेरियन थे, फ्रूट खाते थे और ये मीट खाते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, रीअरेंज, आपको पीरियड को वो करना है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है सिल्यूरियन, ठीक है, कार्बोनिफेरस, और उसके बाद आता है जुरासिक। जुरासिक इनके हिसाब से लेटेस्ट है, जिसमें डायनासोर आता है। मेडिकली एडवाइज ऑल यंग मदर्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट फॉर देयर न्यू बॉर्न, येस, बिकॉज उससे IgA एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है। ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीजेस, पेस्ट यूज केमिकल फॉर द सेम पर्पज, जस्टिफाइड। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, इंसेक्ट दैट यूज फॉर द बायो कंट्रोल एजेंट। चलो देखते हैं। तो ये न्यू बॉर्न बेबी वाला मैंने बता ही दिया, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं, बहुत ही कम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी क्रॉप है वो बहुत अच्छी उगती है। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कौन से बायो कंट्रोल एजेंट हम यूज़ करते हैं। हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या है, बैसिलस थ्रूइंजेंसिस। हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, जो कि है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। और हम इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल, जो कि क्या खाती है, एफिड्स को खाती है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका इस्तेमाल हम एक बायो कंट्रोल एजेंट की तरह करते हैं। अब ये जो है क्या दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है एक DNA का वो दिया गया है, ठीक है। ओके अब इसमें ये बताना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। C इज द सैंपल टेकन फ्रॉम द क्राइम सीन से लिया गया है। A एंड B फ्रॉम द 2 सस्पेक्टेड, A और B 2 सस्पेक्ट से लिया गया है। अब आपको इसमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल में इन्वॉल्व इन द क्राइम। आपको ये देखना है कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व है बेटा, है ना। चलो आओ देखो जल्दी से, बड़ा प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है कि इसमें कौन सा जो इंडिविजुअल है वो आपके क्राइम में इन्वॉल्व है। देखो देख के बता सकते हो तुम, बताओ, बोलो बोलो, क्या आप बता सकते हो कि कौन सा इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। देखो अगर तुम देखो तो B वाले इंडिविजुअल ये क्या है हमारा, ये सस्पेक्ट, ये कहाँ से मिला हुआ है ना। ओके तो ये क्या है, DNA जो हमें क्राइम सीन से मिला हुआ है और ये 2 सस्पेक्ट है। अब आप देखो क्राइम सीन का जो DNA है वो सस्पेक्ट से ये मैच हो रहा है, तो B जो है वो हमारा क्रिमिनल है, वो हत्यारा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ETBR क्या होता है। ETBR का क्या सिग्निफिकेंस है। इथीडियम ब्रोमाइड, क्या होता है इथीडियम ब्रोमाइड, बोलो जल्दी से। इथीडियम ब्रोमाइड एक प्रकार का कलर होता है, एक प्रकार की डाई होती है, जिसकी वजह से आपका DNA बैंड UV रेडिएशन के अंदर आसानी से दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रोसेस का बायोटेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल है, इस प्रोसेस का बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल ये है कि हम पहली बात तो ये पता लगा सकते हैं कि आप चोर हैं या नहीं है। दूसरा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन किसका बच्चा है, पेरेंट पता लगा सकते हैं। फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो DNA हमने निकाला है क्या वो DNA वही वाला DNA है जो हम चाहते थे या कोई और है, ठीक है। चलो तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप है 2 DNA के सैंपल में, ठीक है। इंडिया हैज़ ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे ठंडा होता है, ठीक है। डू यू एग्री, यस। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी। चलो देखते हैं। इंडिया जो है वो एक 12 मेगा डाइवर्सिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, टोटल 8.1% ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास है। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है टेम्परेट रीजन से, इसलिए इंडिया में अगर आप देखो तो मोर देन 12 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है हमारे यहाँ। जबकि ग्रीनलैंड और नॉर्वे में देखो जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे पोल की ओर, ठंड बढ़ती जाएगी और आपकी डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। पढ़ा है हम लोगों ने, कितने बार पढ़ा है। डिफरेंसेट बिटवीन द जेनेटिक एंड स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ जीन देयर एलील फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब हमारे पास जो जीन और तुम्हारे पास जीन में डिफरेंस है, दिस इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि पर यूनिट एरिया में कितनी सारी स्पीशीज मिलती हैं, तो हम हर लेवल पर डिफरेंशिएट करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन्स की वजह से डिफरेंशिएट शो करता है। हम कुत्ते से क्यों डिफरेंस शो कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पीशीज डाइवर्सिटी भी शो कर रहे हैं। इंक्रीज वी मूव अप एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
जैसे जैसे आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते जाते हैं आपकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी वो चेंज करती जाएगी, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी इंक्रीज ग्रेटर एक्सटेंट वी मूव द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो सकता है स्पीशीज ना भी इंक्रीज हो। सेक्शन डी, ठीक है। अब ये 2 ही सेक्शन बचे। ये कौन सा है? ये कौन सा है बेटा? XXY कंडीशन किस में देखने के लिए मिलती है बताओ? XXY कंडीशन है ये, किस में देखने के लिए मिलती है? XXY कंडीशन हमको मिलती है लाइनफेटर सिंड्रोम में। इसमें जो लड़का है वो लड़की की तरह दिखाई देने लगता है। चलो भाई देखते हैं। ये जो कैरियोटाइप है ये लाइनफेटर सिंड्रोम दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है। इसमें 47 क्रोमोसोम इस मेल के पास होंगे। क्या है सिम्टम? इसमें क्या होगा? फेमिनाइन कैरेक्टर, क्योंकि मेल फीमेल क्रोमोसोम ज़्यादा है ना, एक्स ज़्यादा है, तो फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। दाढ़ी मूछे नहीं होंगी, वॉइस भी फीमेल की तरह हो जाएगी, और ये इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। और क्या बोला है? और कुछ बोला है क्या? ठीक है। नेम एक्सप्लेन वन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वेयर फीमेल अफेक्टेड। टर्नर में एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, उसमें एक्सो कंडीशन हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में फीमेल एक्स वो हो जाती है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। इसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं। ये भी फीमेल स्टेराइल होती है क्योंकि इनकी ओवरी सही नहीं बनती हैं, ठीक है। और इनके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कम दिखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है और ये आपको करना है। ये मलेरिया का है ना, और ये मैं नहीं बता रही हूँ। ये एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में ये ऐसा आता है और आपका दिमाग घुमा देता है। पर इसके साथ साथ बच्चों एक ऑब्जेक्टिव में बहुत बढ़िया सवाल दिया रहता है। समझे नहीं समझे? ऑब्जेक्टिव में एक बहुत ही बढ़िया सवाल दिया रहता है। समझ में आई बात? डन डन। तो बहुत सारा दिया रहता है, ये तुम करके दोगे मुझे, है ना। और मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल आपको करना है, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आ जाओ सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है रे? जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहे मेरे बच्चे। अब सेक्शन ई जो होता है, ये देखो सेक्शन डी में आपको कितने सवाल दिए। अब सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई में जो कुछ सवाल दिए गए हैं वो किस पे है मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। सेक्शन ई में क्या दिया गया है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसको पूरा डिटेल से बताना है, पूरा डिटेल से। तो फर्टिलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे इम्प्लांटेशन होता है, वहाँ तक का पूरा बताना है। मतलब आपको ये बताना है कि जो एक स्पर्म होता है वो ओवा के हेड को भेजता है, फिर आपको ब्लॉक्स भी बताना है, फास्ट ब्लॉक, स्लो ब्लॉक, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक पूरी कहानी आपको बतानी है डायग्राम के साथ। प्लीज़ जाके वन शॉट देखो। फिर एंजियोस्पर्म फ्लावर में द मोनोशियस, क्लिस्टोगैमस और नाउ सेल्फ कंपैटिबिलिटी, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल एक ही भी है। क्लिस्टोगैमस मतलब बन फ्लावर। और नाउ सेल्फ कंपैटिबिलिटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईच वन ऑफ देम। क्लिस्टोगैमस बंद फ्लावर है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मोनोशियस है मतलब एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है तो भी होगा। इसमें आपको ये बताना है कि हम इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग डिवाइस दोनों के बारे में बताना है। तो इन ब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है बताओ? कि हमें ऐसे अरेंजमेंट करने हैं कि उनके में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। और आउट ब्रीडिंग क्या होता है? जिसमें हमें ऐसे अरेंजमेंट करने हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। डन। तो ये जाके ये पूरे आंसर्स लिखे हैं, ये आपको देखने हैं बच्चों। ये पूरा लिखा हुआ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ये देखो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, फिर इम्प्लांटेशन कैसा हुआ, पूरी कहानी लिखी हुई है। आपको इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है, पर बेटा पूरा बनाना है। मोनोशियस फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। ओके, यूनिसेक्सुअल दे हैव ईदर मेल और ये कुछ गलत सा लिखा हुआ है, रुको। ये लड़की मेरी जो है ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लाइड देखूँ यार। ये हमारी लड़की जो है, ये लड़की बहुत ठीक है। चलो, तो इसको मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी क्या? एमबी और यूनिडी, ठीक है। एमबी मोनोशियस बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, इनके में सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। क्लिस्टोगैमस बन फ्लावर, इनके में सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। सेल्फ इनकम्पैटिबल इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, देयर इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म वेयर इज फ्लावर प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेंस फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग ओव्यूल, ठीक है। द डिवाइड मैकेनिज्म प्रमोट द आउटब्रीडिंग। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या प्रमोट करती है? आउटब्रीडिंग। क्लिस्टोगैमस क्या प्रमोट करते हैं? बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल एक ही में है तो क्या प्रमोट करोगे? बोलो, हाँ। तो मोनोशियस फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दे हैव ईदर मेल और
ये ना थोड़ा गड़बड़ है बेटा। ठीक है, तो मोनोशियस फ्लावर आर नॉट यूनिसेक्सुअल। मोनोसियल, वही मैं सोच रही हूँ, मोनोसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यार एमबी बाइसेक्सुअल। ठीक है, दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, दो बोथ प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, हो सकता है। तो ये क्या प्रमोट करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे, ये प्रमोट करेंगे, ये प्रमोट करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एमबी याद रखना, है ना। एमबी, एमबी मतलब मोनोशियस बाइसेक्सुअल। ठीक है, और यूनिडी, है ना। तो यूनिटी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल डायोशियस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये क्या है बेटा? लैकोपेरॉन है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या बोल रहा है? फिर से समझाऊं, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है ये, है ना। एंजियोस्पर्म फ्लावर में भी मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही में हो। प्लीज याद रखना, है ना। तो मोनोशियस फ्लावर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल, एमबी से याद रखना। ठीक है, मोनोशियस बाइसेक्सुअल। ठीक है, मोनोशियस बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल डायोशियस, यूनिटी। ठीक है, मेल और फीमेल एक ही में होता है। क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा ज़्यादातर। क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है पर सेल्फ पॉलिनेशन की ज़्यादा चांसेस है। जाइटोनोगेमी हो सकती है, जेनोगेमी भी हो सकती है, और ऑटोगेमी तो डेफिनेटली होगी। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बंद फ्लावर होते हैं और इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता ही होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है डिस्क्राइब द और नाउ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं शो कर रहे हैं। तो ये ज़्यादातर क्या शो करेंगे? या तो जाइटोनोगेमी या तो जेनोगेमी। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। और आपको ये बताना है कि क्या ये प्रमोट कर रहे हैं, इन ब्रीडिंग प्रमोट करेंगे या आउट ब्रीडिंग प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर इसमें देना है। ठीक है, तो आप कुछ भी दे सकते हो, पूरा आपको पढ़ाई चुकी हूँ मैं। अब ये क्या है बेटा? लैकोपेरॉन है। ठीक है, लैकोपेरॉन जो होता है इसमें ये पूछ रहा है कि अगर लैक्टोज मीडियम में दिया जाए तो ये किस तरीके से काम करेगा। लैक्टोज मीडियम में दिया जाए तो यहाँ से रिप्रेशर, ये रिप्रेशर बना रहा है। ठीक है, लैक्टोज रिप्रेशर के साइड जो है वो बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा होता है बच्चों? ध्यान सुनो, ऑपरेटर पे जाकर रिप्रेशर बाइंड रहता है। ये रिप्रेशर ऑपरेटर पे बाइंड होता है। फिर क्या आता है बच्चों? लैक्टोज मीडियम में अंदर आने लगता है हल्का परमीज एंजाइम की एक्टिविटी से, रिप्रेशर को ये हटा देता है और ये तीनों जिन काम करने लगेंगे, एंजाइम बनने लगेगा, लैक्टोज धड़ाधड़ अंदर आने लगेगा और डिग्रेड होकर इकोलाई को एनर्जी मिलने लगेगी। ठीक है, व्हेन डज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस यूनिट स्टॉप? जब ये रिप्रेशर ऑपरेटर पे जाकर बाइंड हो जाता है। डन। ये क्या है बच्चों? दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बता रहा है। ठीक है, अब इसमें ये लैक्टोजोपेरॉन वाली कहानी क्लियर हुई सबको। तो देखो रिप्रेसर बना रहा है। ठीक है, रिप्रेसर जो है ये बाइंड कर रहा है किसके साथ? ये देखो, ये क्या है? ये इंड्यूसर है, रिप्रेसर बना रहा है। डन। अब ये जो रिप्रेसर है ये बाइंड रहता है ऑपरेटर रीजन में, जिसकी वजह से तीनों जिन काम नहीं करते। फिर लैक्टोज हल्का हल्का आता है, इस रिप्रेसर को पकड़ के हटाता है, ये तीनों जिन काम करने लगते हैं और आपका जो लैक्टोज है वो यूटिलाइज होने लगेगा। डन, बोलो क्लियर है? अब ये जो है क्या है? टॉक्सिन विच ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरियम ब्लूम रिप्रेजेंट द वाइड स्प्रेड रिस्क टू द ह्यूमन. Anabina is found to play effective role in the process of nitrogen fixation. How far do you agree with the statement? Yes, Anabina तो करता ही है nitrogen fixation, बिल्कुल. Where the Anabina is usually found? पानी में. Free living या symbiotic? How do cyanobacteria like nostoc contribute towards the environment? चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं. आ जाओ. तो एनाबिना जो है ना, ये स्पेशलाइज्ड है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए. इनके पास एक स्पेशल सेल होती है हेट्रोसिस्ट, जहाँ पर ऑक्सीजन काम नहीं करता. यहाँ पर जो है आपका नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है फिक्सेशन फॉर्म में. आप लोगों को पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा, बोलो पढ़ा होगा ना. ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है इस हेट्रोसिस सेल में. एक्चुअली नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है. डन. तो आपका जो नाइट्रोजन आता है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं ताकि उससे प्रोटीन बना सके हम. ठीक है, तो वो इसी सेल के अंदर होता है. एनाबिना जो होता है ये सब जगह पाया जाता है ना. पानी में ज़्यादातर पाया जाता है. फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है. ठीक है, ओके. Anabina is a free living nitrogen fixing cyanobacterium that forms symbiotic association with azolla. वैसे तो free living है पर azolla रूट के साथ ये जो है फिर वो कर सकता है, symbiotic association बना सकता है. They improve soil nutrient, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन. ठीक है, ये कौन? नॉस्टॉक. नॉस्टॉक भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाता है. ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर टू यू? है ना. अब ये क्या पूछ रहा है ना,
नेम द निमेटोड दैट कॉज द ग्रेटर रिडक्शन इन द टोबैको यील्ड, मिलॉइडिगाइन इनकॉग्नेशिया. What organism controlled by the protein encoded by the gene? Cry1AB, Cry2AB. ठीक है, चलो भाई देखो, Cry1AB क्या करता है? Cry1AB ये कंट्रोल करता है कॉर्न बोरन को. Cry1AC किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बॉल वॉर्म को. Cry2AB किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बॉल वॉर्म को. ठीक है, तो Cry2AB कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म. बीटी कॉटन सेफ होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होता है. मतलब अगर तुम खा लोगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे इंटेस्टाइन में जाके नहीं एक्टिवेट होगा. पर अगर मान लीजिए कोई इंसेक्ट खा लेता है ना, जिसके लिए डिजाइंड है, तो उसकी मिड गट पे जाके एक्टिवेट हो जाएगा अल्कलाइन पीएच में और उसकी गट पे छेद करके उसे मार डालेगा. डन हो गया. ठीक है, सो प्यारे बच्चों, अच्छा एक ना ये वाला ग्राफ दिया, तो मैंने आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये वाला, ये क्या है? अच्छा ये बीटी, ये जो ग्राफ है ये हमको ये बता रहा है. ठीक है, ये ग्राफ जो है ये हमको, ये पिछले साल से मैंने क्वेश्चन उठाया है, 2020-23, मुझे याद नहीं कहाँ से एग्जैक्टली. तो देखो, हम जब बीटी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते गए तो यील्ड बढ़ती गई. देखो, इंट्रोड्यूस करते गए तो यील्ड बढ़ती गई, ये बता रहा है. पर ये इस ग्राफ से आपको टिंडा कोई मतलब नहीं होगा, आपको सिर्फ ये बताना है जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए. सो बेटा जी, प्यारे बच्चों जी, मेरे आंखों के तारों जी, चांद सितारों जी, गुले गुलजारों जी, ये था सैम्पल पेपर सोल्यूशन, एक सैम्पल पेपर सोल्यूशन जो मैंने 12th वालों के लिए बनाया. आई होप इसके क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन है. तो अगर किसी को ये लगता है कि ये नहीं है तो ये है, और ऐसा सैम्पल पेपर किसी ने नहीं करवाया होगा, ये भी गारंटी है. और ऐसे ग्राफ्स भी आते हैं जो कई बार आपको पहचानने भी पड़ सकते हैं. तो ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगी. तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कैसा लगा. आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर. #bozo army STB आर्मी जिंदाबाद. कमेंट जरूर करिए. टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिए. बाय बाय. टेक केयर.